दरवाज़ा खुलते ही मुझे लगा जैसे मेरे ही घर ने मुझे बाहर कर दिया हो। नीचे नीली एसयूवी, उसके पीछे छोटा सा मूविंग ट्रक। ड्राइंग रूम की दीवार से अरुण की फोटो उतर चुकी थी और मेरी बेटी काजल मार्कर से डिब्बों पर लिख रही थी, किचन, बुक्स, डेकोर। उसके पास खड़ा करण फोन पर एजेंट से बोल रहा था, जी लोकेशन प्राइम है, जल्दी डील हो जाएगी। मैंने धीरे से कहा, ये क्या हो रहा है? काजल ने बिना ऊपर देखे कहा, मम्मी ये घर बिकेगा, आपको पैक करके हमारे साथ चलना है। मैंने उसकी आंखों में देखकर सिर्फ 2 शब्द कहे, कुछ नहीं। वह हंसी। खाली घर में वो हंसी बहुत तेज लगी और बोली, कुछ नहीं नहीं होता, सब मेरा है, पापा की विरासत। उसी रात उसे उसकी जिंदगी का सबसे कड़वा सबक मिलने वाला था। अगर आपकी जिंदगी में भी कोई आपका हक छीनने की कोशिश कर रहा है, अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए आप कहाँ से सुन रहे हैं, दिल्ली, लखनऊ, कोलकाता, दुबई या कहीं और। आपकी कहानी किसी और की हिम्मत बन सकती है। मैं किचन में गई, गैस पर केतली चढ़ाई और दीवार को देखा जहां अरुण की फोटो रहती थी। अब वहां धूल का हल्का सा निशान था। चूल्हे की धीमी सीटी के बीच मुझे अपनी सांस सुनाई दे रही थी। मैंने एक शब्द भी ऊंचा नहीं बोला, बस सिंक के पास खड़ी रही। करण अंदर चला आया, जैसे घर उसी का हो। बोला, आंटी प्रैक्टिकल बनिए, टैक्स, मेंटेनेंस, पेंटिंग, ये सब आप कैसे करेंगी? छोटा सा 2 BHK ले लीजिए हमारे साथ। काजल बोली, हमने वैल्यूएशन करवा लिया है, एजेंट आएंगे, आप साइन कर दीजिए। मैंने उससे सिर्फ एक सवाल किया, अरुण ने ये घर किसके नाम खरीदा था? काजल की पलकें नहीं झपकी। बोली, शादी के बाद खरीदा था तो फैमिली प्रॉपर्टी है, आधा मेरा हक। मैंने कहा, अभी के लिए बस बाहर जाओ। दोनों ने एक दूसरे को देखा। करण बोला, ठीक है, हम कल वकील के साथ आते हैं। दरवाजा बंद होते ही मुझे पहली बार डर नहीं, गुस्सा भी नहीं, एक अजीब सा सन्नाटा लगा जिसमें बस एक बात साफ थी, मैं आज से किसी की मेहरबानी पर नहीं रहूंगी। मैंने स्टोर रूम से भूरी फाइल निकाली। अरुण की लिखावट, नीला पेन, ऊपर लिखा था, घर, कागजात, अंदर रजिस्ट्री की कॉपी, सर्कल रेट, स्टैंप ड्यूटी की रसीदें, सोसाइटी का शेयर सर्टिफिकेट और पीछे एक छोटा लिफाफा लीला के लिए। हाथ कांपे पर खोला। अरुण ने लिखा था, अगर मैं न रहूं तो यह घर सिर्फ तुम्हारा है, किसी दबाव में कुछ मत साइन करना। असली कागज एडवोकेट देशमुख के पास हैं। प्यार, अरुण। मेरी आंखें भर आईं। मैंने फोन उठाया और एडवोकेट प्रकाश देशमुख का नंबर मिलाया, जो अरुण अक्सर लेते थे। अगली सुबह शिवाजी नगर की पुरानी बिल्डिंग में उनका ऑफिस था। लकड़ी की मेज, दीवार पर कैलेंडर और एक स्टील की अलमारी। उन्होंने मेरी फाइल देखी। बोले, श्रीमती लीला, रजिस्ट्री आपके नाम है, अलग से गिफ्ट डीड नहीं, सीधी खरीद। सोसाइटी का शेयर सर्टिफिकेट भी आपके नाम है। ये सो कॉल्ड फैमिली प्रॉपर्टी नहीं, आपकी स्वर्जित संपत्ति है। कोई भी जबरन बेचना चाहे तो वो दबाव और आपराधिक डराना दोनों में आएगा। मैंने धीरे से पूछा, वे अगर वकील के साथ आ जाएं? देशमुख जी मुस्कुरा दिए। कागज बोलते हैं, लोग नहीं। आप दरवाजा ना खोलें और जो भी कहें फोन पर रिकॉर्ड करें। मैंने पहली बार महसूस किया कि डर के अंदर भी एक रास्ता होता है, कानूनी, साफ, धीमा पर पक्का। घर लौटी तो वॉचमैन फयाज ने कहा, मेम साहब सुबह 2 लोग आए थे कैमरा लेकर। मैंने रोका। मैंने उसे धन्यवाद बोला और गेट पर नया ताला लगवा दिया। शाम को काजल का फोन, माँ हम लोग शाम को आते हैं, प्लीज ड्रामा मत कीजिए। मैंने कहा, ड्रामा नहीं, दस्तावेज होंगे। वो चुप हो गई। शाम 6 बजे घंटी बजी। काजल, करण और उनके साथ एक आदमी काले कोट में, बालों में जेल, हाथ में फाइल। बोला, मैं एडवोकेट माथुर फैमिली सेटलमेंट के लिए आया हूं। मैंने दरवाजे की जाली के पीछे से कहा, जी बोलिए। उसने ऊंची आवाज में पढ़ना शुरू किया। विवाह के बाद क्रय संपत्ति वैवाहिक संपत्ति मानी जाती है जिस पर संतान का। मैं बीच में बोल पड़ी, कृपया फैसला सुनाने से पहले एक बात, एडवोकेट देशमुख स्पीकर पर हैं। देशमुख जी की आवाज आई, माथुर साहब केस का सेक्शन बताइए। सामने वाले ने अटक कर कहा, जी अभी तो बातचीत। देशमुख जी बोले,
बातचीत रजिस्टर्ड मालिक से होती है। मालिक लीला जी हैं। अगर जबरदस्ती की गई तो अभी 100 नंबर डायल करें और सोसाइटी सीसीटीवी फुटेज भी है। करण ने बीच में कहा, पुलिस क्यों, हम तो अपने ही हैं। देशमुख जी ने शांत स्वर में कहा, अपने होने का मतलब अधिकार नहीं होता। लीगल में नॉमिनी मालिक नहीं होता, रजिस्टर्ड ओनर होता है, और यहाँ मालिक लीला जी हैं। काजल ने मेरी तरफ देखा, उसकी आंखें भर आईं। एक पल को वहीं मेरी छोटी सी बेटी लगी जो दौड़कर मेरी गोद में आ जाती थी। अगले ही पल उसने मुंह फेर लिया, बोली, मम्मी जिद कर रही हैं। करण बोला, चलो अभी के लिए छोड़ो। वो तीनों चले गए। मैंने दरवाजा बंद किया और किचन में पानी रखा। अंदर से एक आवाज आई, अब केवल जीतना नहीं, सिखाना भी है। मैंने एक नोटबुक निकाली और पहला पन्ना लिखा, मेरे हक का सच। उसके नीचे बिंदु लिखे, ओको। सारे कागज स्कैन पेनड्राइव में, और एक कॉपी देशमुख जी के पास। 2 बैंक में सर्वाइवर अपडेट, नॉमिनेशन और पैन लिंक। 2 सोसाइटी ऑफिस में एनओसी की चिट्ठी, कोई वैल्यूएशन मेरी अनुमति के बिना नहीं। 4 किसी भी मीटिंग में रिकॉर्ड ऑन। 5 एल्डर हेल्पलाइन नंबर सेव। मैंने हर कदम पर खुद को समझाया, डर सामान्य है पर कदम स्पष्ट हो। अगली सुबह एजेंट आया, मैडम बस 5 मिनट के फोटो। मैंने कहा, लिखित में दीजिए कि ये फोटो किस आधार पर लिए जा रहे हैं और किसके कहने पर। वो हंसा, बोला, मैडम ऐसे कौन लिखित देता है। मैंने कहा, जो सही काम करता है वही लिखित देता है। वह चुपचाप चला गया। मुझे पहली बार हल्की सी जीत की खुशबू आई, जैसे पहली बारिश के बाद मिट्टी महकती है। शाम को काजल अकेली आई, हाथ में फूलों का छोटा गुलदस्ता था, गुलाब पर आधे मुरझाए हुए। बोली, मम्मी मैं गलत थी। पापा के जाने के बाद दिमाग काम नहीं कर रहा था। करण ने मुझे समझाया था कि आपको अकेले रखना ठीक नहीं, आप हमारे साथ चलिए। मैंने उसे बैठाया, चाय रखी। उसकी आवाज पिघल रही थी पर आंखें बेचैन थीं। वह बोली, आप चाहें तो घर आपके नाम ही रहे, बस मेरे साथ को ओनरशिप की एंट्री करा दीजिए, बाद में तो मुझे ही मिलेगा ना। सरल सा तरीका है, बस एक छोटा सा पेपर साइन। मैंने शांत स्वर में कहा, कोई भी पेपर मैं अपने वकील को दिखाए बिना साइन नहीं करूंगी। उसने आंखें सिकोड़ी, बोली, किसने आपको यह सब सिखाया। मैंने सिर्फ इतना कहा, जिंदगी। फिर उसने धीमे से कहा, करण पर बहुत कर्ज है, मैं टूट गई हूं मम्मी। उसकी आंखों से पानी बहा, पर अगले ही क्षण उसकी हथेलियां बैग में कागज ढूंढने लगीं। ये रहा ड्राफ्ट। मैंने कागज दूर रखते हुए कहा, नहीं। वो उठ खड़ी हुई, कुर्सी पीछे खिसकने की आवाज कमरे में तेज पड़ी और बोली, आप हमेशा से ऐसी थीं, कठोर, पापा इसीलिए दूर रहे। यह वाक्य तीर की तरह लगा। मैंने आंखें नीचे कर ली। अरुण की तस्वीर की धूल का निशान मेरे सामने था। मैंने धीरे से कहा, बेटा, किसी के जाने के बाद उसके बारे में झूठ बोलना आसान होता है। वह दरवाजा पटक कर चली गई। मैंने फोन उठाया और रिकॉर्डिंग देशमुख जी को भेज दी। उन्होंने मैसेज किया, बहुत अच्छा किया, दबाव और धोखे का सबूत अलग फोल्डर में रखिए। मैंने नोटबुक में लिखा, छेशी, रिश्ता बच सकता है पर कागज पहले, साथ दिल नरम, नियम सख्त। 2 दिन तक कपाट, खिड़की, घड़ी, सबकी आवाजें तेज लगती रहीं। तीसरे दिन शाम को कर्ण गेट पर मिला। बोला, माँ बात करिए जैसे समझदार लोग करते हैं। मैंने कहा, रिकॉर्डिंग ऑन है, बोलिए। उसने कहा, एक मौका दे दीजिए, सौदा छोड़िए, बस थोड़े पैसे उधार दे दीजिए, हम लौटा देंगे। मैंने कहा, मेरा पैसा मेरा बुढ़ापा है, उधार नहीं। उसने हंसकर कहा, अकेले रहने वालों के साथ बहुत कुछ हो जाता है। आंखों में ठंडा सा डर दिखा, पर मैंने उसी पल फोन स्क्रीन उसे दिखा दी। रिकॉर्डिंग चल रही थी। वह रुक गया, बोला, आप बदली नहीं, बिल्कुल नई बन गई हैं। मैंने कहा, हाँ नई। अरुण के जाने के बाद वो चुप हो गया। रात को तेज बारिश हुई, छत पर बूंदों की आवाज थी और मेरे मन में एक फैसला पक्का हो रहा था। मैं हार नहीं मानूंगी, पर मैं नफरत भी नहीं पालूंगी। मैं अपने को सुरक्षित रखूंगी और अपनी बेटी को मौका भी दूंगी, पर नियमों के साथ। मैं किसी अदालत की तारीख के भरोसे नहीं बैठूंगी। मैं आज से खुद अदालत बनूंगी। तथ्य, सबूत, शांति। अगली सुबह देशमुख जी मेरे घर आए। उन्होंने कहा,
लीला जी, 3 बातें हमेशा याद रखिए। 1, नॉमिनी मालिक नहीं, सिर्फ रिसीवर होता है। मालिक वही है जिसका नाम रजिस्ट्री में है। 2, किसी भी फैमिली सेटलमेंट का मतलब ये नहीं कि आपको दबाव में घर छोड़ना है। सेटलमेंट तभी जब आपको भी लाभ हो और आप चाहें। 3, सीनियर सिटीजन्स एक्ट के तहत आप अपने साथ दुर्व्यवहार करने वाले बेटा बेटी या दामाद को घर से निकाले जाने की शिकायत दे सकती हैं। मैंने पूछा, अगर वो लोग फिर भी जबरन आए? उन्होंने कहा, आप 100 मिलाइए और आईपीसी 441 क्रिमिनल ट्रेसपास और 503 क्रिमिनल इंटिमिडेशन का हवाला दीजिए। सोसाइटी को लिखित दीजिए कि कोई ब्रोकर, वैल्यूएशन या विजिट आपकी लिखित अनुमति के बिना नहीं होगी। मैंने सिर हिलाया। उन्होंने जाते जाते कहा, और हाँ, अपने सारे कागज की सर्टिफाइड कॉपी निकलवा लीजिए। मैंने नोटबुक में जोड़ा, एट सर्टिफाइड कॉपी 9 सोसाइटी लेटर डेट बैंक नॉमिनेशन अप टू डेट 11 सीसीटीवी इनेबल। उस दोपहर में सोसाइटी ऑफिस गई। सेक्रेटरी शर्मा जी ने कहा, मैडम, हमने भी सुना है कि एजेंट घूम रहे हैं, आप लिखित दे दीजिए, हम गेट पास रोक देंगे। मैंने पत्र लिखा, कोई भी व्यक्ति मेरी लिखित अनुमति के बिना घर में प्रवेश, फोटो वैल्यूएशन नहीं करेगा। उन्होंने स्टैम्प किया, कॉपी मुझे दी। बाहर आते वक्त मैंने गेट के पास नीम का पेड़ देखा। बारिश की खुशबू उस पर अटकी थी। लगा घर अब मेरे साथ खड़ा है। शाम होते होते मोबाइल बजा, अननोन नंबर। दूसरी तरफ काजल की आवाज थी, टूटी हुई, धीमी। बोली, मम्मी, मैं आपसे लड़ना नहीं चाहती। करण, उसकी आवाज रुक गई। मैंने कहा, बेटा, अगर बात सच्ची है तो शनिवार सुबह 10 बजे सोसाइटी गार्डन में आकर बात करो। रिकॉर्डिंग ऑन रहेगी। वकील की कॉपी को भेजूंगी और कोई कागज मैं वहीं नहीं साइन करूंगी। वह बोली, ठीक है। मैंने फोन काट दिया और बहुत देर तक बालकनी में बैठी रही। सामने की बिल्डिंग में एक दादी अपने पौधों को पानी दे रही थी। नीचे बच्चों की साइकिलें चलीं। सब कुछ साधारण था, पर इस साधारण में अब मेरा हक साफ दिख रहा था। सीधा, शांत, मजबूत। शनिवार आया। गार्डन की बेंच पर मैं पहले से बैठी थी। रिकॉर्डिंग ऑन। काजल आई, सादा सूती कुर्ता, बाल बंधे हुए, आंखों में नींद की कमी। वह दूर खड़ी रही। बोली, मैं माफी चाहती हूं। मैंने कहा, माफी से पहले सच। उसने धीरे से कहा, करण पर कर्ज बहुत है। उसने मुझे भी बहकाया। मैंने कहा, बहकना और बहकाना दोनों अपराध है, कानून में नहीं, रिश्ते में। वह रो पड़ी। मैंने रूमाल दिया, पर पास नहीं गई। वह बोली, अगर मैं कहूं कि घर आपके नाम ही रहे तो भी आप मेरी मदद करेंगी? मैंने कहा, मदद पैसे से नहीं, नियम से होगी। तुम्हें अगर मेरी मां होने की गर्मी चाहिए तो मेरे नियम मानने होंगे। कागज मेरे, चाबी मेरी, शांति मेरी। वह चुप रही। मैंने जोड़ा, और करण से दूरी, जब तक वो खुद मदद लेने के लिए कानून के रास्ते पर नहीं आता, मेरा घर उसके लिए बंद है। उसने सिर झुका लिया। मैंने अंतिम बात कही, अगर तुम्हें बदलना है तो तुम्हारे कदम तुम्हारे होंगे, मेरे नहीं। वह बिना झगड़े चली गई। मैं बेंच पर बैठी रही। धूप हल्की थी, हवा में मिट्टी की गंध। फोन पर देशमुख जी का मैसेज आया, सही दिशा में चल रही हैं। मैंने जवाब लिखा, दिल नरम, नियम सख्त। उसी शाम गेट पर करण फिर मिला। इस बार अकेला नहीं था, एक एजेंट, एक कैमरा वाला और ब्रीफ केस वाला नया चेहरा। उसने दूर से कहा, आखिरी बार समझा रहे हैं लीला जी, नहीं मानिए तो जो होगा अच्छा नहीं होगा। मैंने गार्ड को इशारा किया। सोसाइटी गेट बंद। कैमरा ऊपर से उनकी तरफ देख रहा था। मैंने उतनी ही धीमी आवाज में कहा, जो होगा वही होगा, पर कानून के हिसाब से। ये सीसीटीवी, ये रिकॉर्डिंग, ये लिखित चिट्ठियां, ये सब साथ बोलेंगे। और अगर आपने एक और कदम अंदर रखा तो 100 डायल होगा। क्रिमिनल ट्रेसपास, क्रिमिनल इंटिमिडेशन। करण के चेहरे पर पहली बार घबराहट आई। वह एजेंट से बोला, चलो। सब घूम कर चले गए, पर जाते जाते करण ने धीमे से कहा, आपको अकेला छोड़ना बहुत आसान नहीं होगा। मैंने आंखों में सीधा देखकर कहा, मुझे अकेला समझना आपकी सबसे बड़ी गलती होगी। रात को मैंने दरवाजे के पीछे कुंडी लगाई, चाबी टांगी और अपने कमरे में
अरुण की फाइल फिर खोली। सबसे पीछे एक रसीद लगी थी, देशमुख एंड एसोसिएट्स, कस्टडी ऑफ ओरिजिनल्स, असली कागज उनके वॉल्ट में सुरक्षित। मैंने उस रसीद को अपने सिरहाने रख दिया। बाहर हवा तेज हो गई थी। मैं खिड़की तक गई, पर्दे हिल रहे थे। मैंने खुद से कहा, आज डर वापस आया था पर मैं भी लौट आई। कल जो होगा मैं उसके लिए तैयार हूं, कागज से, कानून से और अपनी चुप ताकत से। और यहीं से कहानी का अगला मोड़ शुरू होता है, क्योंकि अगली सुबह जो नोटिस मेरे दरवाजे पर चिपका था उसने खेल का पूरा नियम बदल दिया। उसमें लिखा था कि मैं मानसिक और आर्थिक रूप से असमर्थ हूं और मुझे गार्जियनशिप की जरूरत है। मैंने कागज मोड़ा, मुस्कुराई और फोन उठाकर कहा, अब समय है असली जवाब का। दरवाजे पर चिपके कागज को मैंने ऊपर से नीचे तक पढ़ा। बड़े बड़े अक्षर, कानूनी भाषा और बीच में मोटे शब्द, अभिभावक नियुक्ति की मांग। यानी मैं अपने दिमाग और पैसों की मालिक नहीं, कोई और बनेगा मेरा गार्जियन। नीचे एक छोटे से क्लिनिक की मुहर थी और हस्ताक्षर ऐसे जैसे किसी ने जल्दबाजी में कॉपी किया हो। मैंने कागज मोड़ा, मुस्कुराई और मन ही मन कहा, अब चाल तुम्हारी नहीं, चाल कानून की चलेगी। सबसे पहले मैंने फोन का कैमरा खोला, नोटिस की साफ साफ तस्वीरें ली, तारीख और वक्त स्क्रीन पर दिखते रहे। फिर उसी कागज को अपने डाइनिंग टेबल पर रखा, आवाज रिकॉर्डिंग चालू की और साफ आवाज में बोली, आज की तारीख सुबह 9:45 मेरे घर के दरवाजे पर झूठा गार्जियनशिप नोटिस चिपकाया गया है। मैं मानसिक रूप से पूर्ण रूप से सक्षम हूं। ये सबूत के तौर पर रिकॉर्ड हो रहा है। मैं सीधे नजदीकी पुलिस चौकी गई। डेस्क पर बैठे हेड कांस्टेबल ने मेरा फोन देखा, फोटो देखी और कहा, मैडम ये तो डराने की चाल लगती है। मैंने कहा, डायरी में एंट्री कर दीजिए, डराना धमकाना और झूठे दस्तावेज चिपकाना। उन्होंने जनरल डायरी में लिखकर मुझे नंबर दिया। मैंने वही एंट्री नंबर अपनी नोटबुक के नए पन्ने पर लिखा, पुलिस डायरी GD 47। हेड कांस्टेबल ने समझाया, कोई भी जबरन गुस्से 100 मिलाइए और इस GD नंबर का हवाला दीजिए, फोर्स तुरंत आएगी। मैंने सिर हिलाया। लौटते समय सोसाइटी ऑफिस में सेक्रेटरी शर्मा जी को नोटिस दिखाया। उन्होंने CCTV फुटेज निकालने का आश्वासन दिया और एक लाइन बोल दी जो मेरे दिल में बस गई, मालिक आप हैं, गेट आप कहें तभी खुलेगा। दोपहर में मैं सिविल हॉस्पिटल गई। रजिस्ट्रेशन खिड़की, भीड़, हल्की सी दवा की गंध। मैंने OPD में डॉक्टर को सब बताया। उन्होंने मेरी आंखों में देखा, कुछ प्रश्न पूछे, तारीख, दिन, प्रधानमंत्री का नाम, घर का पता, बैंक की शाखा। मैंने सब धड़ल्ले से बतला दिया। उन्होंने लिखा, पेशेंट अलर्ट, ओरिएंटेड, निर्णय लेने में सक्षम। यह फिटनेस सर्टिफिकेट मैंने पर्स में सबसे आगे रखा, क्योंकि जो लोग मुझे असमर्थ लिखना चाहते थे उन्हें अब कागज जवाब देगा। शाम को एडवोकेट देशमुख के ऑफिस पहुंची। लकड़ी की मेज पर हमने 5 फाइलें बनाई। 1 टाइटल डॉक्यूमेंट, रजिस्ट्री, स्टैंप रसीद, इंडेक्स 2 सोसाइटी शेयर सर्टिफिकेट और मेंटेनेंस रसीदें। 3 बैंक स्टेटमेंट और नॉमिनेशन अपडेट ट्वाइस। पुलिस GD एंट्री, फोटो, CCTV रिक्वेस्ट। 5 हॉस्पिटल फिटनेस सर्टिफिकेट। उन्होंने कहा है, एक और काम न्यायालय में केवियट डालते हैं। मैंने पूछा, ये क्या होता है? बोले, केवियट का मतलब बिना आपको सुने कोई एक्सपार्टी ऑर्डर न हो। अगर सामने वाले ने झटके में स्टे लेने की कोशिश की, कोर्ट पहले आपको नोटिस देगा। हमने वहीं केवियट ड्राफ्ट किया, मेरे साइन हुए। क्लर्क ने फाइल जमा कर दी। फिर उन्होंने दूसरा कागज निकाला, वरिष्ठ नागरिक अधिनियम के तहत आवेदन। बोले, इस अधिनियम में आपको अपने ही घर से दुर्व्यवहार करने वालों को हटाने का अधिकार मिलता है। आप चाहें तो मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल में आवेदन दीजिए, कलेक्टर ऑफिस में। मैंने गहरी सांस ली। मुझे किसी को निकालना नहीं था, पर अधिकार होना जरूरी था। देशमुख जी बोले, अधिकार जेब में रहे, दयालुता दिल में, तभी संतुलन बनेगा। मैंने मुस्कुराकर कहा, यही तो सीखनी थी। अगली सुबह मैंने अखबार ऑफिस को मेल लिखा, पब्लिक नोटिस, मेरी संपत्ति के किसी भी सौदे या वैल्यूएशन पर मेरी लिखित अनुमति के बिना भरोसा न किया जाए।
देशमुख जी ने लाइनें ठीक कराईं, शब्द कम, असर ज्यादा। शाम तक वह नोटिस लोकल अखबार में छप गया। वॉचमैन फयाज ने क्लिपिंग काट कर गेट पर लगा दी। किसी एजेंट को अब बहाना नहीं मिलना था। तीसरे दिन काजल ने मैसेज किया, माँ, अदालत में नोटिस आया है, हमें सोमवार को पेश होना है। मैंने वापस सिर्फ एक वाक्य भेजा, मैं रहूंगी। सोमवार कोर्ट के गलियारे में हम तीनों थे, मैं, काजल और करण, उनके साथ वही काला कोट वाला माथुर। हमारी तरफ देशमुख जी, शांत, कम बोलने वाले पर शब्द तौलकर रखने वाले। जज साहब ने सबसे पहले पूछा, गार्जियनशिप क्यों? माथुर ने फाइल खोली, बोला, मैडम अकेली हैं, असमर्थ हैं, मानसिक तनाव है, घर संभाल नहीं पा रही। देशमुख जी खड़े हुए, हमने फिटनेस सर्टिफिकेट दाखिल किया है, सोसाइटी मेंटेनेंस रसीदें अप टू डेट हैं, बैंक ट्रांजैक्शन नियमित हैं और सबसे जरूरी, प्रॉपर्टी स्वयं अर्जित है, मालिक लीला जी हैं। गार्जियनशिप वयस्कों के लिए सिर्फ चिकित्सा प्रमाणित असमर्थता में होती है, वह भी सीमित दायरे में। यहाँ तो उल्टा लीला जी सक्षम मालिक हैं और इन्हें ही धमकाया जा रहा है। जज साहब ने मेरी तरफ देखा, आप अपनी बात कहिए। मैंने सीधी आंखों से कहा, महोदय, मैं अकेली हूं पर असमर्थ नहीं। मेरा घर मेरे नाम है, मेरी रोजमर्रा की हर चीज मैं खुद संभालती हूं। किसी ने मेरे दरवाजे पर झूठा नोटिस चिपकाया, मैंने उसके सबूत लगाए हैं। मुझे अभिभावक नहीं, शांति चाहिए। काजल ने रोने की कोशिश की, बोली, मम्मी जिद करती हैं, हमारे पास पैसे नहीं हैं, करण पर बहुत कर्ज है, हमने सोचा था साथ रहें तो अच्छा होगा। जज ने नरमी से कहा, साथ रहने के लिए कागज पर दबाव नहीं, भरोसा चाहिए। फिर उन्होंने माथुर से पूछा, जो मेडिकल पेपर आप दिखा रहे हैं, ये किस डॉक्टर ने दिया, रजिस्ट्रेशन नंबर? माथुर अटक गया। कागज किसी छोटे क्लिनिक का था, रजिस्ट्रेशन खाली। कोर्ट क्लर्क ने नोट किया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पेंडिंग। जज ने अंतरिम आदेश दिया, कोई भी पक्ष संपत्ति में जबरन प्रवेश न करे, न कोई बिक्री वैल्यूएशन हो, पुलिस सहायता उपलब्ध रहेगी। अगली तारीख पर दोनों पक्ष शपथ पत्र देंगे। कोर्ट से बाहर निकलते ही करण मेरे पास बहुत पास खड़ा हो गया, इतना पास कि मुझे उसकी सांस में पान की तीखी गंध लगी। बोला, अभी तो खेल शुरू हुआ है। मैंने स्थिर आवाज में कहा, खेल नहीं, कानून चल रहा है और तुम्हारे हर शब्द की रिकॉर्डिंग भी। वह एक पल को रुका, फिर दूर जाकर फोन मिलाने लगा। मैं सीढ़ियां उतरते हुए सोच रही थी, आज डर कम था पर थकान ज्यादा। देशमुख जी ने कहा, अब अगला कदम मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल में आपका आवेदन, ताकि सोसाइटी और पुलिस के पास साफ आदेश हो कि कोई भी परेशान करे तो तुरंत मदद मिले। कलेक्टर ऑफिस की इमारत में सरकारी फाइलों की गंध, पंखों की आवाज और लंबी कतारें। हमारा ड्राफ्ट तैयार था। वरिष्ठ नागरिक अधिनियम धारा के तहत सुरक्षा और शांति के आदेश की प्रार्थना, साथ में सारे कागजों की सर्टिफाइड कॉपियां। क्लर्क ने मेरा आवेदन लिया, रिसीविंग दी और कहा, मैडम, नोटिस जाएगा, सुनवाई की तारीख आएगी, तब तक कोई तंग करे तो ये रिसीविंग दिखाइए। मैंने रिसीविंग को भी अपनी नोटबुक के बीच में सहेज लिया। घर लौटकर मैंने एक काम और किया, बैंक की ब्रांच गई, मैनेजर से मिली और अपने खाते पर ईमेल, एसएमएस अलर्ट डबल चेक कराए। लॉकर ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शन अपडेट कराया और नॉमिनेशन भी दोबारा लिखा। मैनेजर ने कहा, मैडम बहुत ठीक कर रही हैं, सब कुछ लिखित में रखिए। मैंने मुस्कुराकर कहा, अब मेरी जिंदगी लिखित में ही चलेगी, दिल में नरमी, कागज पर सख्ती। इसी बीच एक छोटी सी बात ने बड़ा असर किया। मैंने अपने दो पड़ोसियों, सीमा आंटी और जोशी अंकल को चाय पर बुलाया और साफ साफ बताया कि क्या हो रहा है। मैंने कहा, अगर कभी शोर शराबा हो, आप बस एक काम कीजिए, अपने फोन से 30 सेकंड का वीडियो बना दीजिए। किसी को अपमानित न कीजिए, पर जो दिख रहा हो बस रिकॉर्ड। सीमा आंटी ने मेरा हाथ दबाया, हम यहीं हैं। ये छोटी सी सामाजिक दीवार सबसे मजबूत बन गई। 2 दिन शांति रही। तीसरे दिन शाम को सोसाइटी के नोटिस बोर्ड पर एक नया पेपर दिखा, एक ब्रोकर का ओपन हाउस पोस्टर
मेरे फ्लैट का नंबर लिखा था। ये बेशर्मी देखकर मेरे भीतर जैसे कोई तार खिंच गया। मैंने तुरंत फोटो ली, सेक्रेटरी को फोन किया, उन्होंने पोस्टर उतरवाया और गेट पर उस ब्रोकर का नाम ब्लैकलिस्ट में चढ़वा दिया। देशमुख जी ने कहा, एक कानूनी नोटिस उस ब्रोकर को भी, किस आधार पर? ओपन हाउस। हमने नोटिस भेजा। आपने फर्जी विज्ञापन देकर मेरे अधिकारों का उल्लंघन किया। तात्कालिक सुधार और लिखित माफी दें। अगले ही दिन ब्रोकर ने माफीनामा मेल किया और लिखा कि करण ने उसे यह विज्ञापन लगाने को कहा था। यह मेल मैंने मुस्कुराकर सबूत फोल्डर में सेव कर लिया। शनिवार को मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल की पहली तारीख आई। छोटे से हॉल में कुर्सियां, सामने अधिकारी और दोनों पक्ष। अधिकारी ने मुझसे पूछा, क्या आप अपनी बेटी को घर से बाहर करना चाहती हैं? मैंने धीरे से कहा, मैं अपनी बेटी को सजा नहीं देना चाहती, बस शांति चाहिए। अगर वह मेरी शर्तें माने, किसी कागज पर दबाव नहीं, कोई एजेंट नहीं, कोई धमकी नहीं, तो वह मेरी बेटी है। अगर नहीं मानेगी तो मेरा घर मेरा है और उसे बाहर रहना होगा। अधिकारी ने करण की तरफ देखा। आप पर धमकाने का आरोप है। करण ने हंसी में उड़ाया। हम तो फैमिली हैं सर। अधिकारी ने टेबल पर उंगली से टैप किया। फैमिली का मतलब ये नहीं कि वरिष्ठ नागरिक की संपत्ति पर कब्जा हो। उन्होंने अस्थायी आदेश दिया। शांति बनाए रखने के निर्देश, किसी भी प्रकार की जबरदस्ती पर त्वरित पुलिस सहायता, अगली सुनवाई पर सोसाइटी से रिपोर्ट। रात को काजल का मैसेज आया, क्या मैं कल शाम मां से अकेले मिल सकती हूं? मैंने लिखा, गेट के बाहर गार्डन की बेंच, शाम 5 बजे, रिकॉर्डिंग ऑन। अगली शाम वह आई, सादा सलवार, बिना मेकअप, आंखों के नीचे काले घेरे। वह पास बैठी पर दूरी बनाकर बोली, मम्मी मैं सच कहूंगी, करण पर कर्जा है, उसने मुझसे भी बातें छुपाई। मैं डर गई थी कि आप अकेली रहोगी तो कोई फायदा उठाएगा। मैंने सोचा घर हमारे नाम कर देंगे तो सब सुरक्षित हो जाएगा। गलत सोचा, गलत किया। वह रो पड़ी। मैंने रूमाल दिया पर वही नियम पास नहीं गई। मैंने कहा, तुम्हारा डर समझती हूं, पर डर की दवा दबाव नहीं, दस्तावेज होते हैं, सुरक्षा कानून देता है, रिश्ते नहीं छीने जाते। उसने धीमे से पूछा, अगर मैं करण से दूर हो जाऊं तो? मैंने कहा, यह तुम्हारा फैसला है, मेरी शर्त नहीं। मेरी शर्त सिर्फ शांति और सम्मान है। हम दोनों कुछ मिनट चुप रहे। हवा में रातरानी की हल्की खुशबू थी। तभी करण दूर खड़ा दिखा, फोन कान पर, आंखें हम पर। मैंने काजल से कहा, देखा डर कैसे काम करता है। वह दूर खड़ा होकर भी तुम्हें चलाता है। अगर वाकई बदलना है तो सबसे पहले अपने कदम खुद चलो। अगले हफ्ते अदालत की दूसरी तारीख पर माथुर एक नई फाइल लेकर आया। अंदर से एक कागज निकाला, कंप्यूटर टाइप्ड वसीयत, नीचे नीली स्याही में अरुण का हस्ताक्षर। मेरे दिल की धड़कन एक पल को रुक गई। हस्ताक्षर पहली नजर में अरुण जैसा, पर अक्षरों के बीच एक चीज गलत थी। अरुण ऐसे नहीं बनाते थे, उनका और थोड़ा ऊपर उठता था और आखिर में डंडी लंबी होती थी। यहाँ डंडी छोटी थी और अ की मात्रा अलग। देशमुख जी ने फाइल ली, ध्यान से देखा और मुझसे बहुत हल्की आवाज में कहा, लीला जी, ये या तो ट्रेस किया गया है या स्कैन प्रिंट पर फर्जी साइन, फोरेंसिक भेजेंगे। कोर्ट में उन्होंने विनम्रता से कहा, महोदय, प्रतिवादी वसीयत दिखा रहे हैं, हम फोरेंसिक एग्जामिनेशन की प्रार्थना करते हैं और इस बीच स्टेटस क्वो जारी रहे। साथ ही मूल कागज कहाँ है, यह कॉपी किसने प्रमाणित की? माथुर के चेहरे पर शिकन आई। जज ने तुरंत कहा, मूल प्रस्तुत करें, प्रमाणन दिखाएं और फोरेंसिक के लिए भेजा जाएगा। तब तक कोई हस्तक्षेप नहीं। कोर्ट से निकलकर मैंने बैग से अरुण का वह छोटा सा निजी पत्र निकाला जो उन्होंने मेरे नाम लिखा था। जहां उनकी असली लिखावट थी, वही रे, वही वही दबाव। मैंने उस चिट्ठी को अपने दिल के पास रखा। सड़क पर भीड़ थी, गाड़ियां हॉर्न बजा रही थीं, पर मेरे भीतर अब शांति ज्यादा थी। मुझे पता था, झूठ थोड़ी देर के लिए तेज होता है, सच धीमा है पर टिकता है। उसी शाम दरवाजा फिर बजा। इस बार 2 पुलिसकर्मी थे, शांत, औपचारिक। बोले, मैडम बस एक पूछताछ।
किसी ने शिकायत दी है कि आप पर आर्थिक दबाव है और आप असुरक्षित हैं। मैंने मुस्कुराकर जीडी एंट्री की कॉपी, हॉस्पिटल फिटनेस और कोर्ट का इंटरिम ऑर्डर दिखाया। इंस्पेक्टर ने कागज देखे और बहुत सीधे स्वरों में कहा, मैडम, अगर कोई भी व्यक्ति फिर जबरदस्ती करे तो तुरंत शन, हम आएंगे। और हाँ, गेट पर नाम लिखवा दीजिए किसे अंदर आने देना है। मैंने सूची बनाई, सीमा आंटी, जोशी अंकल, फैयाज, शर्मा जी और एडवोकेट देशमुख। बेटी का नाम, मैंने कलम रोकी, फिर लिखा, काजल, पूर्व अनुमति पर। पुलिसकर्मी ने सिर हिलाया। आप बहुत समझदारी से काम कर रही हैं। रात को फोन बजा, अननोन नंबर। दूसरी तरफ बहुत ही शांत पुरुष आवाज थी, मैं एडवोकेट मल्होत्रा बोल रहा हूं, कर्ण का सीनियर काउंसिल। कल सुबह 9 बजे मीडिया आपके घर आएगी, आपका पक्ष भी लेंगे, उनका भी। अच्छा रहेगा कि आप समझौता कर लें। मैंने भीतर से हंसते हुए सिर्फ 2 शब्द बोले, केविट डायर। वह चुप हुआ, फिर बोला, देख लीजिएगा सुबह 9 बजे। कॉल कट गया। मैंने वॉचमैन फयाज को मैसेज किया, कल गेट पर किसी मीडिया को अंदर नहीं आने देना, सोसाइटी नियम दिखाना, कोई हंगामा हो तो गेट बंद। मैंने अपने बालकनी के पौधों को पानी दिया। रातरानी की खुशबू और हवा दोनों तेज थीं। मैं कुर्सी पर बैठी अरुण की चिट्ठी पढ़ती रही। नीली स्याही, सीधी रेखाएं और आखिर में उनका पैरा जो हमेशा ऊपर उठता था, जैसे हर मुसीबत के ऊपर उठ जाने की आदत हो। सुबह 9 बजे से 5 मिनट पहले गेट के बाहर हलचल हुई। 2 कैमरे, एक माइक और कर्ण का वही ठंडा चेहरा। आंखों में यकीन था कि आज वे मुझे टीवी पर बेचैन कर देंगे और मैं घबरा कर कुछ साइन कर दूंगी। गेट के अंदर मेरी तरफ सीमा आंटी खड़ी थीं, जोशी अंकल भी, और शर्मा जी के हाथ में सोसाइटी रूल बुक। मैंने दरवाजा नहीं खोला, बालकनी से नीचे देखा और बस एक वाक्य कहा, जो कहना है कोर्ट में कहिए, जो देखना है कागज देखिए, यहाँ कैमरा नहीं, कानून चलेगा। करण ने ऊपर देखकर मुस्कुराकर कहा, आज एक और कागज देखने को मिलेगा लीला जी, एक ऐसा कागज जो खेल पलट देगा। उसने अपने बैग से एक नया लिफाफा निकाला, कैमरे की तरफ हिलाया और बोला, असली वसीयत। मेरे हाथ अपने आप अरुण की चिट्ठी पर कस गए। नीचे भीड़ बढ़ रही थी। पुलिस जीप भी गेट के बाहर आकर रुकी और कैमरा की लाइटें मेरी खिड़की की तरफ उठ गईं। मैंने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, आओ, असली और नकली का फैसला यहीं, अभी कागज से, कलम से और यादों से। बालकनी से मैंने नीचे देखा और मन में एक ही बात दोहराई, आज अंत होगा। अगर आप ऐसी सच्ची सीख वाली कहानियां सुनना पसंद करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए और कमेंट में बताइए आप कहाँ से सुन रहे हैं। दिल्ली, लखनऊ, पुणे, जयपुर, आपकी जगह का नाम मुझे हिम्मत देता है। अब कहानी आगे बढ़ती है। गेट के बाहर कैमरा चमक रहा है, करण लिफाफा हवा में हिला रहा है, असली वसीयत। पुलिस जीप किनारे है। मैं नीचे नहीं उतरी। मैंने वॉचमैन फयाज से कहा, मीडिया अंदर नहीं। फिर सीधे सोसाइटी ऑफिस चली गई, जहां शर्मा जी बैठे थे। उनके पास विजिटर रजिस्टर, सीसीटीवी स्क्रीन और सोसाइटी के नियम। मैंने फोन पर देशमुख सर को कॉल लगाया। अभी आइए, सामने वाला असली कागज दिखाना चाहता है, उन्होंने कहा। मैं 2 मिनट में। करण उछलते कूदते गेट के अंदर आया नहीं, बाहर खड़ा होकर ही चिल्लाया, लीला जी डर रही हैं, इसलिए नीचे नहीं आती। पुलिस वाले ने उसे टोका, शांति रखिए। मैं ऑफिस से ही बोली, अगर कागज असली है तो मूल कागज लेकर सब रजिस्ट्रार के रिकॉर्ड से मिलाइए, कॉपी नहीं, मूल, और गवाहों के नंबर भी। कैमरे उस आवाज की तरफ घूम गए। करण ने मुस्कुराकर कागज निकाला। पन्ना चमकदार था, स्याही नहीं थी। नीचे 2 नाम, गवाह। मैंने देशमुख सर से धीमे कहा, गवाह कौन? उन्होंने वहीं से पूछा, दोनों गवाह कहाँ हैं और रजिस्ट्रेशन नंबर? करण अटक गया, बोला, वसीयत का रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं। देशमुख बोले, सही है, जरूरी नहीं, पर जो चीज अरुण जी की थी ही नहीं, उसकी वसीयत कैसे? यह घर लीला जी के नाम का सेल डीड है, शुरू से। जो मालिक नहीं वह बांट नहीं सकता। यह कानून की बहुत सरल बात है, समझिए। मेरे भीतर जैसे कोई गांठ खुली। मैंने माइक्रोफोन की तरफ नहीं देखा, बस पुलिस वाले से कहा,
साहब, कोर्ट ने स्टेटस को दिया है। यह व्यक्ति बार बार भीड़ लगाकर मेरे शांति आदेश का उल्लंघन कर रहा है। कृपया भीड़ हटाइए, पुलिस ने मीडिया से कहा। गेट के बाहर भीड़ सरक गई। कर्ण अब सिर्फ फोन पर बोल रहा था। शायद किसी को लाइन पकड़ा रहा था। देशमुख सर आए तो मेरे हाथ में अरुण की असली चिट्ठी थी। उनका घर ऊपर उठा होता था। हमने सोसाइटी ऑफिस की टेबल पर एक साधारण सी तुलना करवाई। मेरी चिट्ठी की फोटो, उनके दिखाए कागज की फोटो और कोर्ट के कल के आदेश का फोटो। शर्मा जी ने नोटिंग लिखी, सोसाइटी लेवल रिकॉर्डिंग। कोई ओपन हाउस नहीं, कोई वैल्यूएशन नहीं, स्टेटस को लागू। ये छोटा सा कागज मेरे लिए दीवार था। इसी बीच मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल से मैसेज आया, आज शाम 4 बजे एक्सेलरेटेड हियरिंग। शायद पुलिस की रिपोर्ट और मेरी केवियट का असर था। मैं, देशमुख सर और शर्मा जी साथ चल पड़े। छोटे हॉल में अधिकारी ने सीधे सवाल किया, प्रतिवादी पक्ष असली वसीयत बोल रहा है, मूल लेकर आए। करण के वकील मल्होत्रा बोले, मूल साथ नहीं है, कल लाएंगे। अधिकारी ने कहा, तब तक शांति आदेश सख्ती से, और ध्यान रहे सीनियर सिटीजन्स की संपत्ति विवाद में डराने धमकाने पर पुलिस कार्रवाई अलग से चलेगी। ट्रिब्यूनल से निकलते ही काजल का मैसेज आया, मम्मी मैं कोर्ट आ सकती हूँ। मैंने लिखा, आज नहीं, अगली सुनवाई पर, और हाँ तुम अकेले आना। उसने ठीक है भेजा। मैं जानती थी मेरी बेटी अब अपने कदम खुद रखना चाहती है। ये बदलना आसान नहीं, पर शुरुआत सही थी। अगली सुबह देशमुख सर ने एक और चाल चली। क्लेम नहीं, शिकायत थाने में लिख कर दिया। कथित वसीयत में जालसाजी की आशंका, फोरेंसिक जांच की मांग, आईपीसी की धाराएं जो लागू हों उनके अनुसार जांच। पुलिस ने कागज लिया, कहा मूल लगेगा। हमने लिखा, कोर्ट ने मूल प्रस्तुत करने को कहा है, जैसे ही सामने वाला लाएगा जांच को दीजिए। यह भी एक सीख है, गलत कागज का जवाब सिर्फ गुस्सा नहीं, प्रक्रिया है। प्रक्रिया धीरे चलती है पर चलती है। तीसरे दिन कोर्ट हॉल भरा नहीं था, पर हवा भारी थी। जज साहब आए। मल्होत्रा ने फाइल खोली, मूल वसीयत। देशमुख सर ने तुरंत कहा, फोरेंसिक को भेजिए और असली रजिस्ट्री रिकॉर्ड से मिलान कराइए। साथ ही एक साधारण सवाल, जब घर लीला जी के नाम है तो अरुण जी किस अधिकार से यही घर बांट रहे हैं? जज ने मेरी रजिस्ट्री देखी, स्टैंप, इंडेक्स 2, सभी एंट्री। उन्होंने कहा, प्राइमा फेसी संपत्ति स्वयं अर्जित प्रतीत होती है, अतः कथित वसीयत का इस घर पर कोई प्रभाव प्रथम दृष्टया नहीं। फोरेंसिक रिपोर्ट आने तक कोई हस्तक्षेप नहीं, और कथित धमकाने पर पुलिस उचित कार्रवाई करे। यह छोटा सा वाक्य मेरे लिए पहाड़ जैसा सहारा बन गया। करण पहली बार चुप था। उसी शाम काजल मेरे घर के नीचे खड़ी थी, अकेली, बिना मेकअप। बोली, माँ मैंने वकील से बात की है, मैं अलग मुकदमे नहीं करूंगी, बस आपसे एक मौका मांगती हूँ, मैं हर सुनवाई में सच बोलूंगी। करण ने बहुत चीजें छुपाई। मैं भी डरी हुई थी और गलत तरफ खड़ी हो गई। अब मैं सीखना चाहती हूँ, कागज से, कानून से, आपसे। मैंने दरवाजा खोला, पर घर के अंदर नहीं बुलाया। बाहर ही बेंच पर बैठकर कहा, सीख पहली, जो भी बात होगी लिखित और रिकॉर्डिंग ऑन। दूसरी, मेरी संपत्ति मेरी, तुम्हारी कोई मांग नहीं। तीसरी, सम्मान रहेगा, तभी मिलना रहेगा। उसने हाँ में सिर हिलाया। उसने पूछा, क्या मैं करण से अलग रह सकती हूँ? मैंने कहा, यह तुम्हारा निर्णय है। अगर तुम अलग रहोगी, रोज रोज की गाली और चाल से तुम भी मुक्त हो जाओगी, पर मैं मजबूर नहीं करूंगी। 1 हफ्ते बाद फोरेंसिक की प्राथमिक रिपोर्ट आई। हस्ताक्षर प्राकृतिक नहीं, स्ट्रोक टूट टूट कर डाले गए। दबाव बदलता है, यानी ट्रेसिंग का शक। जज ने रिपोर्ट पढ़ी और सीधी बात कही, जो दस्तावेज संदिग्ध हो उस पर अभी कोई आदेश नहीं। और हाँ, अगर जालसाजी सिद्ध होती है तो यह आपराधिक मामला बनता है। मल्होत्रा के चेहरे पर पसीना चमका। करण वहां नहीं था, शायद सामने आने की हिम्मत नहीं थी। ट्रिब्यूनल की अगली तारीख पर अधिकारी ने शांति आदेश को स्थायी बना दिया। कोई भी व्यक्ति, चाहे परिवार का हो, लीला जी की संपत्ति में उनकी लिखित अनुमति के बिना घुसपैठ नहीं करेगा। कोई वैल्यूएशन, कोई ब्रोकर विजिट नहीं,
सोसाइटी को भी लिखित निर्देश मिले। किसी भी ओपन हाउस या एजेंट विजिट पर पहले मालिक की लिखित अनुमति लगवाकर ही गेट खुले। यह आदेश मैंने प्लास्टिक कवर में डलवाकर अपने दरवाजे के अंदर टांग दिया, जैसे घर का लक्ष्मण रेखा। कुछ दिन शांति रही, फिर एक घटना हुई जिसने सब बदल दिया। शाम को ग्रोसरी से लौट रही थी। गली के मोड़ पर करण मिला, अकेला, चेहरा सूझा हुआ, आंखें लाल। बोला, लीला जी, एक आखिरी बार उस 100 कदम चलकर मेरी बात सुन लीजिए। मैं रुक गई, पर उससे दूरी बनाकर। उसने कहा, कर्ज बढ़ गया है, लोग दरवाजे पर आते हैं। मैं टूट गया हूं। जो कागज दिखाया वह मेरे एक मित्र ने बनवाया। गलती मेरी है। आप पुलिस में मत जाइए, मुझे कोई रास्ता बताइए। मैंने बहुत शांत आवाज में कहा, रास्ता दो ही है, या कानून का या सत्य का। कानून कहता है तुमने डराया, धमकाया, जालसाजी की, उसका जवाब तुम्हें कानून से ही मिलेगा। सत्य कहता है तुम काजल को मुक्त करो, उसे शिकवा इल्जाम से आजाद करो और अपनी गलती लिखित में मानो। मैं न तुम्हें पैसे दूंगी, न कोई कागज साइन करूंगी। बस इतना करूंगी कि सच बाहर आए। वह वहीं फुटपाथ पर बैठ गया। मैं आगे बढ़ गई। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1 हफ्ते में खबर आई, करण पर जालसाजी और धमकाने की धाराएं लगीं। थाने में बयान हो गए, उसे बेल पर छोड़ दिया गया। पर हर हफ्ते थाने में हाजिरी देनी पड़ेगी। काजल ने मुझे मैसेज किया, मैं अब किराए के छोटे कमरे में शिफ्ट हो गई हूँ, नौकरी ढूंढ रही हूँ, अगर कभी आप चाय पिलाएं तो। मैंने लिखा, रविवार 5 बजे सोसाइटी गार्डन। और हाँ, हर मुलाकात में एक सीख लिखकर लाना। आज क्या सीखा? रविवार की शाम हम बेंच पर बैठे। काजल ने पहली सीख पढ़ी, माँ, डर की दवा दबाव नहीं, दस्तावेज है। जो चीज मेरी नहीं उस पर मेरा हक नहीं। उसने आंखें पोंछी और बोली, मैंने पार्ट टाइम बुक स्टोर ज्वाइन किया है, पगार कम है पर मन शांत है। मैंने पहली बार उसके सिर पर हाथ रखा, बहुत हल्के से, और कहा, शांत मन सबसे बड़ी पगार है। दिन बीतते गए। कोर्ट का केस धीमे चला, पर हर तारीख पर सच्चाई उसी जगह मिलती रही जहां उसे मिलना चाहिए, कागज में, रिकॉर्डिंग में और गवाह में। फोरेंसिक की फाइनल रिपोर्ट आई। हस्ताक्षर मैच नहीं। जज ने साफ लिख दिया, कथित वसीयत अस्वीकृत, कोई वैधानिक प्रभाव नहीं। साथ ही उन्होंने चेतावनी लिख दी, भविष्य में ऐसी हरकत पर कड़ी सजा होगी। मैंने उस ऑन ऑर्डर की कॉपी नीले फोल्डर में रखी, जिस फोल्डर पर मैंने कवर पर लिखा था, शांति। अब कहानी का असली अंत यहीं से शुरू होता है, जब डर नहीं, बुद्धि काम करती है, जब गुस्सा नहीं, प्रक्रिया बोलती है, जब बदला नहीं, सीमा रेखा जीतती है। मैंने अपने बैंक के नॉमिनेशन फिर चेक किए, विल अपडेट की। मेरी संपत्ति का बड़ा हिस्सा उन संस्थाओं को जाएगा जो वरिष्ठ नागरिकों और महिलाओं की मदद करती हैं। काजल का नाम भी रखा, पर शर्तों के साथ, किसी दबाव में नहीं, सिर्फ देखभाल और सम्मान के आधार पर। मैंने उससे ये बात खुलकर कही। वह बोली, माँ, विरासत से ज्यादा मुझे आपका भरोसा चाहिए। मैं हर रविवार आऊंगी। अगर कभी गलती हुई, आप मुझे फिर से बैठाकर सीख दे दीजिए। मैंने कहा, सीख हर रविवार होगी, चाय, पार्ले जी और एक नोटबुक। सोसाइटी के लोग अब मुझे लीला दीदी कहते हैं। जब भी किसी आंटी अंकल को ऐसी परेशानी होती, शर्मा जी मुझे बुला लेते, दीदी एक बार समझा दीजिए। मैं वही 4 बातें दोहराती। पहली, हर चीज लिखित में रखिए, रजिस्ट्री, टैक्स, मेंटेनेंस, बैंक। दूसरी, किसी भी दबाव की रिकॉर्डिंग रखिए, आवाज, फोटो, सीसीटीवी। तीसरी, पुलिस डायरी नंबर लीजिए डराने धमकाने पर। चौथी, सीनियर सिटीजन्स एक्ट की छतरी लीजिए, ट्रिब्यूनल से शांति आदेश। और सबसे ऊपर, दिल बड़ा रखिए पर दरवाजा दिमाग से खोलिए। एक शाम काजल आई। उसने 2 चीजें लाई, एक छोटा सा पौधा पीले गुलाब का और एक लिफाफा। बोली, ये अरुण पापा की याद में, और लिफाफे में मेरी आज की सीख। मैंने लिफाफा खोला। अंदर एक कागज पर 5 लाइनें थीं। मैंने सीखा, घर दीवारों से नहीं, भरोसे से बनता है। भरोसा शब्दों से नहीं, काम से बनता है। काम रोज के छोटे छोटे फैसलों से बनता है, और फैसले तब सही होते हैं जब हम डर नहीं, सत्य से चलें। मम्मी, मैं धीरे धीरे सही रास्ते पर चलना चाहती हूँ।
मैंने पौधा लिया, आंगन में गड्ढा खोदा, काजल ने मिट्टी थामी, हम दोनों ने साथ रोप दिया। फैयाज ने पाइप से पानी दिया। पीले गुलाब की कली हवा में हिली, जैसे कह रही हो अब घर में शांति रहेगी। कुछ महीनों बाद अदालत का आपराधिक हिस्सा भी शांत हुआ। करण की बेल शर्तों से बंधी रही। वो शहर छोड़कर कहीं और चला गया। वह कभी कभी काजल को मैसेज करता, पर वह अब अपने नियमों पर जीती थी। कोई गाली, कोई दबाव तो ब्लॉक। उसने बुक स्टोर में मेहनत की, 1 साल में सुपरवाइजर बन गई। छोटी पगार, बड़ी इज्जत। वह हर रविवार आती, चाय बनाती और नोटबुक में अपनी हफ्ते की सीख लिखती, जैसे स्कूल का होमवर्क। पर यह होमवर्क दिल और दिमाग का था। मैंने भी अपने लिए एक नया रूटीन बनाया। सुबह की सैर, 2 पन्ने पढ़ना, 1 पन्ना लिखना और हफ्ते में 1 बार किसी बुजुर्ग की फाइल ठीक कर देना। कभी कभी देशमुख सर हंसते, लीला जी आप तो आधी वकील हो गई। मैं कहती, नहीं सर, आधी माँ बन गई हूँ, अपनी भी और उन सबकी जो चिंतित हैं। आज मैं अपनी बालकनी में बैठी हूँ। पीले गुलाब का पौधा बड़ा हो गया है। हवा में रात रानी की खुशबू है। अंदर टेबल पर मेरी फाइलें हैं, रजिस्ट्री, टैक्स, मेंटेनेंस, शांति आदेश, सब प्लास्टिक कवर में। दिल के कमरे में भी 4 कागज हैं, भरोसा, सीमा, सीख और क्षमा। क्षमा का मतलब भूलना नहीं, बस पुराने जख्म को नए दिन के रास्ते में दीवार न बनने देना। मैंने अरुण की चिट्ठी फिर पढ़ी। उनकी लिखावट का र आज भी ऊपर उठता है, जैसे कह रहा हो हर मुश्किल के ऊपर उठ जाओ। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं और आपको भी कभी किसी ने डराया, धमकाया, कागज दिखाकर दबाया, तो मेरी आवाज याद रखिए। दिल से नरम रहिए, पर कागज पर सख्त रहिए। अपनी रजिस्ट्री संभालिए, अपने बैंक की अलर्ट ऑन रखिए। हर बात लिखित में लीजिए और अगर कोई असली कागज हिलाए तो उससे कहिए, मूल लाओ, रजिस्ट्रार से मिलाओ और कोर्ट में दिखाओ। घर प्यार से चलता है, पर हक कागज से बचता है। अब आप बताइए, आप कहाँ से सुन रहे थे? आपकी शहर की हवा में कैसी खुशबू है? कमेंट में नाम लिखिए। और अगर इस कहानी से एक भी सीख मिली हो तो वीडियो को आगे भेजिए, ताकि किसी और माँ बाप की नींद में चैन लौट आए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगली कहानी में भी हम दिल को गर्म और दिमाग को तेज करने वाली बात लाएंगे। तब तक याद रखिए, रिश्ते तभी खूबसूरत रहते हैं जब सम्मान और नियम साथ चलते हैं। मैं लीला आज सचमुच अपने घर की मालकिन हूँ, कागज से भी और आत्मविश्वास से भी।